नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल के अंदर। और काफ़ी दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन जैसे भी समय मिलेगा हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। और पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से क्लियर करने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। छठा चैप्टर अपना चल रहा है, 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। छठे चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था छठे चैप्टर का, और छठे चैप्टर का ये आज दूसरा भाग है बेटा। ठीक है, पाठ का नाम क्या था आपको पता था? पाठ का नाम है विद्युत परिपथ था, और पार्ट 2 है अपनी क्लास 12th फिजिक्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? छठा चैप्टर है। बहुत ही आसानी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि पार्ट वाइज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ये वीडियो, तो ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। चलिए हम चर्चा करते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने किरचॉफ के पहले नियम के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो। और थोड़ा सा एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हमने हेडिंग के रूप में लिखा था किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम भी कह दो, इसे धाराओं का नियम भी कहते हैं, धाराओं का नियम भी कहते हैं, और इसे संधि नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम धाराओं का नियम या संधि नियम भी आप इसको कहते हैं। और इसके 2-3 नाम पढ़े थे मैं, आपको याद होंगे, याद रखना है वो चीज़ भी। धाराओं का नियम भी कह दो, धाराओं का नियम आप कह सकते हो, और इसको संधि नियम भी कह सकते हो। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, इसलिए ये चीज़ें एक बार थोड़ी सी दोबारा क्लियर हो जाए। इस नियम से आपने ये सीखा था कि पहला पॉइंट ये था बेटा कि ये जो नियम है ये बंद या खुला कोई भी परिपथ हो, दोनों प्रकार के परिपथ के लिए लागू होता है। ठीक है, बंद या फिर खुला परिपथ, दोनों प्रकार के परिपथ के लिए आप ये नियम लागू कर सकते हो। अब मैं फिलहाल इसको शॉर्टली आपको समझा देता हूँ, और क्लियरली मैंने इसको पहले वीडियो में एकदम आसानी से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। बंद परिपथ के लिए भी लागू होता है और खुले परिपथ के लिए भी लागू होता है। नंबर 2 बात, इस नियम का कहने का अर्थ क्या है? ये नियम ये कहता है चाहे परिपथ खुला हो चाहे बंद हो, संधि बिंदु, संधि बिंदु हमने पढ़ा था ना, जहाँ पर परिपथ में जो शाखाएं होती हैं, शाखा क्या होती है? परिपथ का वो हिस्सा होता है जिसमें धारा का मान नियत बना रहता है। तो जब कई शाखाएं आपस में जिस बिंदु पर कनेक्ट होती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम संधि बिंदु कहते हैं। तो संधि बिंदु से गुजरने वाली जितनी भी धाराएं हैं, उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होगा? मोटे रूप में हम सीखें तो बीजगणितीय योग का मतलब ये होगा बेटा कि आने वाली धाराओं को एक तरफ एक साइड में जोड़ लो, और जो धाराएं जा रही है, जैसे ये जंक्शन पॉइंट हो गया, संधि बिंदु हो गया, तो संधि बिंदु पर कितनी करंट आ रही है उन सबको ऐड कर लो, और कितनी करंट इससे पास हो रही है, इससे बाहर जा रही है, वो ऐड कर लो, और फिर आप ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाली ज़्यादा है या जाने वाली ज़्यादा है, तो वो प्लस माइनस करके हम लास्ट में रिजल्ट निकाल लेंगे, परिणामी धारा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये इसका मतलब किरचॉफ का पहला नियम था। इसी नियम को दूसरे रूप में ये भी लिखा था कि आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि संधि बिंदु के पास आने वाली धारा, ठीक है, पास आने वाली धारा, समझ गए, और प्लस दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली धारा। ठीक है, इन सब का बीजगणितीय योग आपको कितना करना है बेटा? 0 करना है। ठीक है, पास आने वाली धाराओं को जोड़ो और प्लस दूर जाने वाली धाराओं को जोड़ो, इन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है। वो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि यदि आप, जैसे ये संधि बिंदु है, ठीक है, ये संधि बिंदु है और इस पर कुछ करंट इसकी ओर आ रहे हैं, ठीक है, ये संधि बिंदु की ओर आ रहा है करंट, ठीक है, पास आ रहा है संधि बिंदु पर,
ठीक है, यहाँ बना देता हूँ संधि बिंदु। समझ गए बात मेरी। अब ये जो करंट है, कुछ करंट है ये संधि बिंदु की ओर आ रहे हैं, प्लस फिर मैंने कह दिया कुछ करंट ऐसे हैं जो संधि बिंदु से दूर जा रहे हैं। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आप खड़े होकर देखोगे तो कुछ करंट आपको इस बिंदु की ओर आते हुआ दिखाई देगा और कुछ करंट इन शाखाओं के माध्यम से इस बिंदु से दूर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, वैसे तो आप अपनी मर्जी से यूज में ले सकते हो ये, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने इसको पढ़ के चले कि जैसे ये करंट संधि बिंदु की ओर आ रही है, ये पास आ रही है धारा, ठीक है, पास आने वाली धारा है। और इन करंट की बात करूं तो ये करंट कहाँ जा रहा है, संधि बिंदु से दूर जा रहा है। तो पास आने वाली धारा को अगर आप पॉजिटिव मानते हो, क्या मानते हो, पॉजिटिव, तो दूर जाने वाली धाराओं को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ गए बात मेरी। तो आपका ये नियम बन जाएगा कि पास आने वाली धाराएं, जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग करोगे तो पॉजिटिव रखना आपको, और दूर जाने वाली जितनी भी धाराएं हैं उन सबको आपको नेगेटिव नाम देना है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था, ये I1, ये I2, ये I3, फिर इसको कह दूं I4, I5 और I6, ऐसे नाम दे दूं मेरी मर्जी से। तो कहने का अर्थ है ये I1 प्लस का आएगा, I2 प्लस का आएगा, I3 प्लस का आएगा। समझ गए बात मेरी, क्योंकि इसके पास आ रही है तो ये सभी धाराएं मैंने पॉजिटिव में, पॉजिटिव यानी धनात्मक लिख दी। ये दूर जा रही है तो माइनस का I4, माइनस का I5, माइनस का I6, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये दूर जाने वाली धाराओं का योग हो चुका है। क्लियर है ये चीजें। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करना है, दोनों का जोड़ 0 के बराबर रखना है। जैसे ही दोनों का जोड़ करोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो हो गई पास आने वाली धाराओं का योग, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर दूर जाने वाली धाराओं का योग माइनस I4, माइनस I5, माइनस I6 बराबर 0। समझ में आ रही है, ये हो गई दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, अब आपको करना क्या बेटा, दूर जाने वाली धाराओं की बात करूं तो अब ये जोड़ हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो I1, I2, I1, I2, I3 लिख दूं मैं ऐसा। अगर मैं ये माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आते ही ये चीज़ बच गई, I4, I5, I6 बराबर 0। मैं ये चीज़ दोबारा इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई बार बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आपने कैसे लिख दिया, ये क्या वास्तव में। तो इसके लिए आपको एक चिन्ह परिपाटी याद रखनी जरूरी है। वो चिन्ह परिपाटी अपने से ये कहती है, ठीक है, इसकी पालना करते जाओ, और चाहे आप ये नियम इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, अब इसी चीज को आप अगर और सोल्व करके लिखो, बराबर में 0 है तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, I1, I2, I3 इज इक्वल I4, I5 और I6। क्या ऐसा मैं क्लियर लिख सकता हूं इसको? बेटा ध्यान देना, अगर मैं इस धारा की बात करूं तो ये समेशन I है, लेकिन कौन सी धारा है, पास आने वाली धारा। और इस धारा की बात करूं तो ये भी धाराओं का बीजगणितीय योग है, लेकिन ये कौन सी धारा है, दूर जाने वाली धारा। तो इस नियम का एक प्रारूप ये भी बनता है, क्या, कि पास आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ गए बात मेरी, क्लियर है। पास आने वाली जो टोटल धारा है उनका योग कर दो, और दूर जाने वाली जो टोटल धारा है उनका योग कर दो, ये आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती है। या ऐसा कहो कि पास आने वाली धारा देख लो और दूर जाने वाली धारा देख लो, दोनों तरफ आप इक्वल करके देख समझ। ये तो नॉर्मल जैसे अपने पलड़े वाली बात है कि एक तरफ कितना पलड़ा भारी है, एक तरफ कितना पलड़ा भारी है, तो वही चीज़ है, नज़दीक आ रही कितनी धारा है, जा रही कितनी धारा है, ठीक है, वो चीज़ें अपने यहाँ से नोट करते जाएंगे। लास्ट में ओवरऑल पता चल जाएगा कि कितनी आ रही है कितनी जा रही है, आ रही एक ज़्यादा है या जा रही कम है, वो अपने को निकाल सकते हैं। जैसे टोटल 10 एम्पियर धारा आ रही है, 12 एम्पियर जा रही है, तो परिणामी निकालोगे तो आप कहोगे सर 10 और 12 की बात करें तो 2 एम्पियर धारा इससे तो बाहर ही निकल रही है। ठीक है, तो वो वैसे हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो ये किरचॉफ का पहला नियम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसके बारे में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा, ठीक है, इसी नियम के बारे में। आपको करना क्या है, आपको इसके, हालांकि नियमों के आपको अन्य रूप नज़र आएंगे, अन्य रूप हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूँगा, आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो। ठीक है, बताना मुझे इसलिए पड़ता है, बताते अपने इसलिए हैं कि कई बार किताब में ये चीज़ें लिखी आती है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका क्या मतलब है।
तो ये सारी बातें हैं एक ही तरीके से, बस इनको सोल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ एक ही बात याद रखो, जैसे आपको एक ही नियम से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं परीक्षा में, आप ये याद रखो समेशन आई बराबर 0। समेशन आई में पास आने वाली और दूर जाने वाली टोटल धाराएं आ जाएगी। याद इतना रखना है, पास आने वाली धारा को पॉजिटिव मान लेना, दूर जाने वाली धारा को नेगेटिव मान लेना और ये नियम लगा देना, बाकी वो सारी बातें इसी में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं तो इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता देना चाहूँगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट वीडियो में मतलब वीडियो बड़ा होने की वजह से नहीं बता पाया, लेकिन यहाँ से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, ध्यान रखना बेटा, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, पहला नियम किस सिद्धांत पर काम करेगा? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पे काम करता है और दूसरा नियम किस सिद्धांत पे काम करता है। तो किरचॉफ का पहला नियम, प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है? चलो, ये तो बात होगी किरचॉफ के पहले नियम की। ठीक है, ये चीजें आप लोग नोट कर लेना। अब मैं बात करता हूं किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, दूसरे नियम में अपने को क्या पढ़ना है? देखो, दूसरे नियम को आप लोग वोल्टताओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम या दूसरा नियम कह दो, द्वितीय नियम, जिसे लूप नियम भी कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं और इसे वोल्टताओं का नियम भी कहते हैं, वोल्टताओं का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का वोल्टताओं का नियम। पहले नियम को क्या कहते हैं? धाराओं का नियम कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं? वोल्टताओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं। ध्यान रखना, पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसकी विशेषता है। दोनों नियमों की विशेषता पता होने के बाद में आपको इनसे अंतर भी पूछ सकता है। मैं क्या कहता हूं, परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस बात पर। पहला जो ये पहला नियम है वो खुले और बंद परिपथ दोनों के लिए लागू होता है, इसलिए मैंने आज एक बार उसको दोबारा रिवाइज करवाया है। दूसरे नियम की बात करूं तो ध्यान रखना बेटा, दूसरा जो नियम है ये सदैव, द्वितीय नियम सदैव बंद परिपथ के लिए लागू होगा, बंद परिपथ के लिए लागू होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा नियम सदैव बंद परिपथ के लिए लागू होगा। ठीक है, दूसरा नियम किसके लिए लागू होगा? बंद परिपथ के लिए लागू, यानी आपको क्लोज सर्किट होना जरूरी है। क्लोज सर्किट जो होगा उसमें करंट सप्लाई स्टार्ट होगी, उसके लिए ये नियम लागू होगा, दूसरा नियम। ठीक है, नंबर 2 बात इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य या आधारित है। जैसे पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित किरचॉफ का कौन सा नियम है, या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कौन सा नियम कार्य करता है, किरचॉफ का कौन सा नियम काम करता है। तो आपको याद रखना है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करेगा और पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पे काम करेगा। दूसरा जो नियम है, इस नियम के तथ्य के बारे में पढ़ें तो इस नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है आपसे कि एक ऐसा बंद परिपथ जिसमें कई प्रतिरोधक जुड़े हो। ठीक है, प्रतिरोधक भी होने चाहिए, सेल या बैटरी जो भी आपने जोड़ रखे हैं। ठीक है, बंद परिपथ कैसा परिपथ? जिसमें प्रतिरोधक प्लस सेल ये जुड़े हों। ठीक है, ऐसा बंद परिपथ जिसमें प्रतिरोधक भी जुड़ा हो और सेल भी जुड़ा हो। प्रतिरोधक और सेल से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंद परिपथ होना चाहिए, सेल जोड़ेंगे तभी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी। तो प्रतिरोधक और सेल से जुड़े हुए बंद परिपथ की बात करें तो ये नियम कहता है कि उस परिपथ में उस परिपथ में जितनी भी वोल्टताएं हैं, ठीक है, जो भी उस परिपथ में जितनी भी वोल्टताएं हैं, उन सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा।
ठीक है। अब देखो मैं इसके, हालांकि अलग अलग बुक में ये स्टेटमेंट आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है कि प्रतिरोध, अब इसके अपने एग्जाम्पल करेंगे, एक दो एग्जाम्पल करेंगे तब आप लोगों को ये चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रतिरोधक और सेल से जुड़े हुए बंद परिपथ में जितनी भी वोल्टताएं हैं, अब ये वोल्टताएं दो प्रकार की हो सकती है कि प्रतिरोधक और सेल से दो प्रकार की वोल्टेज कौन सी है, एक तो टर्मिनल वोल्टता हो सकती है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टता, और एक विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल, जितनी भी वोल्टता है सर्किट में उन सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। बीजगणितीय योग शून्य होगा तो इसका अर्थ हो गया कि इसकी भी एक कोई निश्चित चिन्ह परिपाटी है जो कोई अपने को काम में लेनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप ये इसका एक दूसरा रूप बना सकते हो, अन्य रूप में आप ये लिख सकते हो कि प्रतिरोधक और सेल से जुड़े हुए जो भी बंद परिपथ है उसमें सभी टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल, सभी टर्मिनल जो अपने प्रतिरोधक के सिरों के मध्य जो वोल्टता है और विद्युत वाहक बल है, प्रतिरोधक के सिरों के मध्य वोल्टता और विद्युत वाहक बल है, उन सब का योग शून्य होगा, ठीक है। बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, परिभाषा बना सकते हो कि बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ में, कैसा परिपथ जिसमें प्रतिरोधक और सेल जुड़े हों, ठीक है। बंद परिपथ प्रतिरोधक व सेल से बने हुए किसी बंद परिपथ में जो सभी वोल्टताएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, या ऐसे कहो कि बंद परिपथ में जितने भी प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता पतन है और सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो भी योग है वो सभी योग, जितनी भी वोल्टता है उन सभी योगों का, सभी का बीजगणितीय योग शून्य होगा, ठीक है। अब इस नियम को एक रूप से आप ये समझ सकते हो। इसके अलावा कई बार यही नियम आप लोगों को इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है, जैसे हमने, क्योंकि अपने इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के लिए अपने को इसकी एक चिन्ह परिपाटी पढ़नी पड़ती है, और जब इसको सोल्व करोगे तो आपको यही नियम इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है कि बंद परिपथ में जितने भी जो प्रतिरोधक के सिरों के मध्य वोल्टता पतन है, अब प्रतिरोध R होगा, उसमें धारा बहेगी तो वोल्टता पतन कितना होगा, उसका IR होगा। प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता पतन है वो जितने भी विद्युत वाहक बल है उन सब के योग के बराबर होगा, ठीक है। एक तरफ आप क्या करोगे, जितने भी प्रतिरोधक है उनकी वोल्टता पतन जोड़ लो, और दूसरी तरफ जो सेल है उन सेल के विद्युत वाहक बल है उनको एक तरफ जोड़ लो, ठीक है। टर्मिनल वोल्टता या जो विद्युत वाहक बल जो भी अपने नाम ले, ठीक है, वो एक तरफ जोड़ लो, तो इन सभी का योग क्या होना है, बराबर होना है। बात समझ में आ गई। तो ये जो हो जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है बेटा। थोड़ा समझना, इसको क्लियर करने की कोशिश करना, और वही बात है ज़्यादा उलझने का प्रयास मत करना, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अपने क्या पढ़ रहे हैं। और एक, क्योंकि किताब में इसके अलग अलग रूप मिलते हैं, चिन्ह परिपाटी भी कई बार अलग अलग किताब में अलग अलग देखने को मिलती है। अमूमन होता क्या है, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर कौन सी चिन्ह परिपाटी अपने को काम में लेनी है। तो आप एक नियम पकड़ो ना, वोल्टता, जितनी भी वोल्टता है, चाहे वो सेल की हो चाहे प्रतिरोध की हो, वो वोल्टेज लेनी है अपने को, ठीक है। उन सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग करना है और वो जीरो करना है, ठीक है। अब कौन सी वोल्टेज पॉजिटिव लेनी है और कौन सी वोल्टेज नेगेटिव लेनी है वो अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो बेटा, मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये तो अपने किताब में आपको देखने को मिलेंगी, तो फिर क्या होते हैं, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सर आपने ये तो बताया नहीं। तो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रखो। और जब इस चीज़ को आप सोल्व करके आओगे ना, तो लास्ट में आपको ये रूप देखने को मिल जाएगा, जैसे हमने वहाँ किया था, दूर जाने वाली पहले नियम में बराबर पास आने वाले, तो वो लास्ट में जाओगे तो यही रूप बन जाएगा, ठीक है। जब आप चिन्ह परिपाटी लगाकर इसको सोल्व करोगे तो यही रूप आ जाना है लास्ट के अंदर। समझ में आ गई बात मेरी। अब बेटा देखो, जिसकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक इतना आप लोग क्लियर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ के दूसरे नियम की चिन्ह परिपाटी समझाऊंगा। और एक तथ्य याद रखना आप लोग, सिर्फ एक तथ्य, ठीक है, समझना, ये बाद में समझना। जब एक तथ्य क्लियर हो जाए, उसको पूर्णतः आप क्लियर करना सीख जाओ, उसके बाद ये तथ्य अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और फिर इनको याद रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा कार्य करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परीक्षा में किसी रूप में मिल सकता है, तो उसके लिए हम इसकी चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और
इसके लिए आपको मैं बार बार ये अनुरोध करता आ रहा हूँ, और जितना ज़्यादा उसके इस चैनल को आगे से आगे बढ़ावा दो, ताकि हमारा उत्साह इसी प्रकार बना रहे और आपको इसका पूरा फ़ायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।